तो दोस्त अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट्स ई की, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए नोट्स ई की। देखो नोट्स ई में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की। देखो अब तक हमने पैकिंग देख ली कि एक पर्टिकुलर क्यूब में किस तरह से हम एटम्स को पैक करेंगे, पर अब पैकिंग करने के बाद अब हाउ क्लोज दे आर गेटिंग पैक्ड वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। देखो 3 टाइप की आपको पैकिंग देखने को मिलेगी, वो तो मैं आपको बता दूंगी, पर एटम्स जब पैक हो जाती है तो उनमें वॉइड्स भी क्रिएट होते हैं। वो वॉइड्स वाली बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आप देखो कि किस तरह के अलग अलग टाइप के पैकिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि क्यूब के अंदर जो हमने क्यूब कंसीडर किया था वो मैंने साइड साइड में आपको एटम्स लगा लगा के दिखाया था। मतलब मैंने आपको इस तरह से दिखाया था, आपको एटम्स जो थे वो इस तरह से मैंने आपको सेट करके दिखाया था यहाँ पे। बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होती। एक्चुअल में क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्क्वायर में इस तरह से एटम्स अरेंज रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पैक्ड फॉर्म में अरेंज रहते हैं। अब तक मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया था, पर एक्चुअल रियलिटी ये है, जस्ट बिकॉज आप इसको समझ पाओ कि यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, पर रियलिटी ये है, ठीक है ना। अभी इन्हीं के हम एक्चुअल में और डीप में जाके देखेंगे कि एक सॉलिड किस हद तक क्लोज पैकिंग कर सकती है, उसमें अगर कोई एटम्स प्रेजेंट हो तो, ठीक है ना, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलो हम 3 टाइप, तो आप एक काम कीजिए, सब टॉपिक्स लिखे। क्लोज पैकिंग के 3 सब टाइप, स्क्वायर जो कि 2D होता है, दूसरा पढ़ने वाले हैं हेक्सागोनल। अरे यार याद करने का सिंपल तरीका है, हेक्सागन बना लो। आपको तो पता है सबसे पहले ट्रायंगल आता है, फिर ये आता है, फिर ये आते हैं, है ना। ऐसे याद कर लेना कि 3 टाइप के होते हैं, पहले स्क्वायर, फिर हेक्सागोनल और लास्ट में क्यूबिक। बस इसमें क्लोज्ड पैकिंग लिख देना आगे चल के। बस यही 3 चीज़ें, इन्हीं 3 चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इनके अंदर की बात। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम स्क्वायर का अच्छी तरह से पैक करेंगे और उसको फिर अच्छे से समझेंगे। देखो ध्यान दो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, एक स्क्वायर में मैंने आपको अभी समझाया, सेम अभी समझाया मैंने आपको कि एटम्स किस तरह से अरेंज रहते हैं, इस तरह से। ये बात मैंने आपको बताई, ये बात आपने सुनी। अच्छा, अब स्क्वायर के बस इतना ही साइड होता है, स्क्वायर पीछे से भी तो है, ये 2D नहीं है, ये 3D भी नहीं है। अगर आपको मैं अच्छे से बताऊं, स्क्वायर जो शब्द है वो 2D के लिए यूज किया जाता है, पर अभी हम स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं, क्यूबिक भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बात किस चीज़ की करना चाहती हूँ। मेन बात समझो, आप इसको क्या करना है, आपको इसको 3D कंसीडर करना है। आप समझो कि मेरे पास अगर कोई क्यूब है, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो चलो इसी को मान लो कि ये क्यूब अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ, पर आपको बैक व्यू भी पता होना चाहिए कि बैक पीछे से किस तरह से आपको एटम्स को अरेंज करने हैं। तो अगर मैं बताऊं, ये जो चीज़ है ये मैंने इस तरह से आपको बताया, तो अगर मैं यहाँ पे एक एटम लगाऊंगी, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम और यहाँ पे एक एटम लगाऊंगी, तो मेरे को पीछे भी एटम्स लगाने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको कैसे दिखाऊं यहाँ पे, तो वो चीज़ दिखाने के लिए मैं उसको डॉटेड लाइन में एटम्स को क्या करूँगी, अरेंज करूँगी, ठीक इस तरह से, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से एटम्स क्या हुए, अरेंज्ड हुए, आगे से भी पीछे से भी। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम इसके बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे पहले बताओ, पहले तो हम इसका अरेंजमेंट समझेंगे, ठीक है ना। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, एटम्स की पोजीशनिंग चेंज हुई है कि नहीं। अगर एटम्स की, ध्यान देना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम ही पोजीशन में। मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, इस एटम का अगर सेंटर, अगर ये टिप अगर इस एटम का सेंटर है, तो सेकंड एटम का सेंटर जस्ट इसके पीछे वाला टिप होगा। मतलब इनके पोजीशनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। चाहे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसकी पोजीशनिंग हमेशा सेम रहेगी। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ये ए टाइप का अरेंजमेंट है। कौन से टाइप का अरेंजमेंट है, ए टाइप का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से टाइप का अरेंजमेंट है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात करते हैं।
इसका Z इफेक्टिव क्या हो सकता है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा है। आपने जब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, सिंपल जो जिसमें आपको मैंने प्रिमिटिव स्ट्रक्चर पढ़ाया था सबसे पहले, फिर BCC पढ़ा था, फिर मैंने FCC पढ़ाया था। इतनी बात तो आपको पता है। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ा था, यही सेम चीज़ पढ़ाई थी मैंने। एटम को साइड साइड में अरेंज किया था प्रिमिटिव में, बीच बीच में तो मेरे को कोई मसला नहीं था, बस उस चीज़ को मैंने कॉम्प्लेक्स करके अंदर कर दिया है, बस ये डिफरेंस है। तो इसमें भी Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1/8 वाला मल्टीप्लाई बाई 8 जो कि 1। तो इसकी Z इफेक्टिव क्या हो जाएगी, वही सेम 1। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, वही पहले की तरह 6, 6, 8, 12 नंबर तो याद ही रहेगा आपको। अच्छा, लास्ट जो चीज़ है वो बच जाता है हमारा रेडियस। रेडियस भी आपको पता है A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R। अच्छा, इसको तो आप याद कर ही सकते हो। आगे बस इतनी सी बात है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे ज़्यादा। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो अब हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कौन कौन सी बातें कर ली, यहीं पे मैं छोटा करके लिख देती हूँ। इनमें क्या क्या होता है एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। AA अरेंजमेंट होता है, इसका Z इफेक्टिव कितना होता है, 1 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है रेडियस के साथ, 2 टाइम्स R होता है। और लास्ट जो चीज़ रह गई वो है, मैं भूल गई थी, पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि आपको पहले से ही पता है, वैसे कुछ है नहीं। 52.4 आपको बताया था, शुरुआत 5 से करना है, फिर 6, फिर 7 और उसके आगे किस तरह से आपको सेट करना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ध्यान देना, हेक्सागन बताया। हेक्सागन नाम से आपको पता चल रहा है आपको एक बेंजीन रिंग की तरह 6 साइड का एक स्ट्रक्चर बनाना है, समझ रहे हो। अच्छा, अब इसी को दूसरे बेंजीन के साथ जोड़ना है, मतलब एक और बेंजीन बनाओ, बना लिया, अब इसको इसके साथ जोड़ दो, बस इतनी सी बात है। अब देखो इसकी जो अरेंजमेंट है ना, ये चीज़ आप खुद बताने वाले हो, मैं नहीं बताऊंगी। कैसे, Z इफेक्टिव को देख के। Z इफेक्टिव एक इतना इफेक्टिव तरीका है जिससे आप इजीली बता सकते हो कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। देखो AA अरेंजमेंट किस तरह से आपने निकाला, इसकी पोजीशनिंग देख के, ठीक उसी प्रकार इसकी भी पोजीशनिंग देख के आप खुद निकाल लोगे। देखो कैसे, पहले तो हम Z इफेक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि Z इफेक्टिव से ही हमको सब कुछ मिलने वाला है, और Z इफेक्टिव को हम खोद के निकालते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू Z इफेक्टिव, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हेक्सागोनल जो है ना, आप एक काम करना, इसको जैसे आपको मैंने पहले प्रिमिटिव BCC और FCC के बारे में बताया था ना, आप उसको इस चीज़ से रिलेट करना। यहाँ पे मैंने आपको जो पहली वाली बताई थी स्क्वायर वाली, उसमें मैंने आपको पूरी की पूरी जो मतलब अगर आप इसको पूरे के इसके सारे कैरेक्टर्स देखोगे ना, सारे आपको प्रिमिटिव वाले में देखने को मिल सकता है ना। बात अगर मैं इसकी करूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, यहाँ पे आपको कैरेक्टर BCC वाले भी दिखेंगे, FCC वाले भी दिखेंगे और प्रिमिटिव वाले भी दिखेंगे। तो आप इसको मान लेना कि थोड़ा बहुत ये BCC से बिलोंग करता है, पर बिलोंग तो ये ठीक ठाक दिखाता है BCC जैसा, पर होता ये क्या है, FCC जैसा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको BCC जैसा ही सोचोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिख पाओगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए FCC मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक में भी दिया हुआ है कि ये FCC को बिलोंग करता है, ठीक है ना। BCC जैसा दिखता है, क्यों दिखता है, इसके Z इफेक्टिव में वो राज छुपी हुई है। देखो, आपको Z इफेक्टिव निकालने से पहले आपको देखना पड़ता है कि एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है, और एटम के ही अरेंजमेंट से आप अरेंजमेंट का पता भी निकाल सकते हो और स्ट्रक्चर का भी पता निकाल सकते हो कि वो FCC है या BCC है। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिमिटिव रूल, प्रिमिटिव में हमको बोला जाता है कि पहले तो एटम के सारे कॉर्नर्स को घेर लो, पूरे कॉर्नर्स को हमने घेर लिया। अब यहाँ पे जब हमने अच्छी तरह से कॉर्नर्स को घेर लिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, मतलब 6 एटम्स, सॉरी 6 + 6 मतलब 12 एटम्स इस पर्टिकुलर हेक्सागन में प्रेजेंट है इन द प्रिमिटिव साइड। तो आपको पता है 6 एटम्स अगर प्रेजेंट है, 6 नहीं 12 एटम्स अगर प्रेजेंट है, तो आपको ये चीज़ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है। देखो, आपको पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक सर्कल का ऐसे ऐसे करके पढ़ाया था, ठीक है। अगर वो आपको इफेक्टिव नहीं लगता तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब आप सच में सीखने वाले हो कि किस तरह से एक एटम का कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है। एक ट्रिक बताऊँगी मैं, इसको अगर कैप्चर कर लिया ना तो वही आपका लाइफ झिंगा लाला। देखो कैसे,
आपको क्या करना है, किसी भी हेक्सागन, पेंटागन, ट्राइंगल, जितना भी साइड आपको दिया है ना, उसका अगर एटम का कंट्रीब्यूशन निकालना हो ना, आप ये कर लेना डायरेक्ट। आप उनके जस्ट साइड्स को काउंट कर लेना, कितने साइड्स है यहाँ पे, 6 साइड्स है। हेक्सागन में 6 ही साइड होते हैं यार, इसमें काउंट करने का क्या है। अच्छा 6 साइड्स है, आपको उसको 1 के साथ डिवाइड करना है बस, इससे आपको एटम का कंट्रीब्यूशन दिख जाएगा। ठीक, इससे पहले हमने जो क्यूब का किया था, क्यूब में आप मुझे बताओ कितने साइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्यूब में 8 साइड्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको क्या करोगे, 1/8 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है। तो एटम्स 12 है और कंट्रीब्यूशन 1/6 है। अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे, ये चीज़ हमने किस चीज़ पे बात की थी, प्रिमिटिव वाले में भी बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं बॉडी सेंटर की, मतलब ये बॉडी सेंटर जैसा क्यों दिखता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बॉडी के सेंटर में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, कितने एटम्स, 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा तो 3 का कोई कंट्रीब्यूशन हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 3 के 3 साक्षात एटम्स प्रेजेंट है इसमें। हाँ अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसको FCC बनाती है वो क्या है, ये इसको FCC इसके ऊपर के एटम और नीचे का ढक्कन बनाते हैं। ढक्कन क्यों बनाया, कि आधी चीज़ आपको ऊपर से दिखेगी एटम, अंदर से आपको आधी एटम दिखेगी। मतलब इसमें एटम का हाफ कंट्रीब्यूशन है। कितना कंट्रीब्यूशन है, हाफ कंट्रीब्यूशन। टोटल कितने एटम है, 2, और 2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, हाफ। ठीक है ना, इससे ये FCC बनता है। पर मैं यहाँ पे आपको हाफ करके नहीं बताऊंगी, इससे स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, इसलिए मैं आपको पूरा ही बना के दिखाऊंगी। पर आपको इसको इस तरह से इमेजिन करना है, इसलिए मैंने आपको बताया था। अच्छा तो यहाँ पे Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा, प्रिमिटिव का 2, BCC का 3 और FCC का 1, 3 + 2 + 1 मतलब 6 हो जाएगा इसका Z इफेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक और बात समझो, अब जब हमने Z इफेक्टिव देख ही लिया तो इसका अरेंजमेंट में पता कर सकते हैं। देखो अरेंजमेंट देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट, पहले आपको ये दिख रहा है, फिर आपको ये दिख रहा है, और फिर आपको ये दिख रहा है। मतलब ये देखो, ध्यान से देखना, इसके जस्ट ये वाला जो चीज़ है ना, ये जस्ट इसके ऊपर है, और ये वाला जो चीज़ है इसके जस्ट नीचे है। समझ रहे हो आप, ये जो 3 है ना, ये 3 के ऊपर एक है और नीचे एक है। ये जो ये ऊपर है इस 3 के वॉइड को कवर करता है, और नीचे से ये इसके वॉइड को कवर करता है। और इस चीज़ को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करके बताया। तो इससे आपको क्या पता चलता है, आपको 2 लेयरिंग दिखने को मिल रहा है। पोजीशन एक ही है, इसमें आपको दो टाइप की लेयरिंग देखने को मिल रही है। एक तो ये वाली लेयरिंग जो कि सेम दिखती है, और दूसरी ये वाली लेयरिंग। अरेंजमेंट इसका कौन कौन सा है, ABC टाइप अरेंजमेंट। तो आपको इसका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर से ही दिख गया, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसका अरेंजमेंट निकालने में, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, FCC है तो मतलब 12 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं इसका रेडियस, एड्ज लेंथ, A = 2 हर ये होता है इसका। बस इतना ही काफ़ी है इन्फॉर्मेशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की तरफ। दोस्त अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक कट्टर FCC है और ये क्या है, मिक्स है, तीनों का मिक्स है। समझ रहे हो ना, मेरी बात को बहुत गहराई से समझो, क्योंकि ये एक कट्टर FCC है, इसलिए इसमें सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं। जब कोई इंसान कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई इंसान कट्टर FCC हो जाता है, उसका मतलब ये है कि उसमें वो सारे कैरेक्टर्स है जो एक पर्टिकुलर उस चीज़ में होना चाहिए। जैसे कि FCC में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, अगर मैं इसके, अच्छा Z इफेक्टिव वो तो आप खुद ही बता लोगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है FCC। पहले हम इसके अरेंजमेंट की तरफ ही चलते हैं। इसका अरेंजमेंट ना बहुत ध्यान से देखना। तो दोस्त मैंने आपको स्ट्रक्चर ऐसे अभी बना के दिखाया पॉज करके, क्योंकि मुझसे बन नहीं रहा था बहुत देर तक। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने आपको 4 लेयरिंग बनाई, 4 के बाद 3 यहाँ पे लेयरिंग बनाई, ठीक है ना। यहाँ पे लेयरिंग बनाई थी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लेयरिंग बनाई, और उसके ऊपर मैंने एटम्स लगा दिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये जो एटम्स है ना, ये वाले जो एटम्स है, ये एटम्स जो थे ये थे A अरेंजमेंट के। कौन से अरेंजमेंट के, A अरेंजमेंट के। इसकी एक अरेंजमेंट दिख गई, और इन्हीं के अरेंजमेंट में आपको छेद दिखेंगे। क्या दिखेंगे, छेद दिखेंगे, होल्स दिखेंगे। ये देखो
ये वाले होल्स, ये वाले होल्स, ये वाले होल्स। देखो जो ये वाले होल्स थे ना, इनको बी वाले ने कवर कर लिया। ये जो है ना, ये वाले, ये एटम्स ने क्या किए, इन्होंने फर्स्ट वाले लेयर के होल्स को क्या किया, कवर कर लिया। तो मतलब ये हो जाएगा बी वाला। अच्छा, अगर आप ये यहाँ पे देखोगे इन तीनों में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा लार्ज करके बताऊं तो आप थोड़ा और ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको कहाँ पे बताया पोजीशनिंग, ये वाली पोजीशन, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली पोजीशनिंग अगर मैं बताऊं तो इस पोजीशनिंग में आपको दिखेगा कि ये इसको कवर करने वाला एक थर्ड एटम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और वॉइड दिख रहा है, मतलब एक के ऊपर एक, उसके भी ऊपर एक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी आपको एक कवरिंग करने के लिए एक हीरो आएगा, यहाँ पे भी आपको कवरिंग करने के लिए एक हीरो आएगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो अरेंजमेंट है ये सी वाला अरेंजमेंट है। इसकी अच्छी स्ट्रक्चर जो है ये आप एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, वो आपको थोड़ा और अच्छा आपको बताएगी, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम अपनी बैक टू आर प्रीवियस स्लाइड, हम छोटा कर लेते हैं स्लाइड को और आगे समझते हैं इसके बारे में। अब मैंने ये तो बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इसका अरेंजमेंट किस तरह से है ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो देखो। यहाँ पे आपको ABC टाइप, इसके अरेंजमेंट को समझाने के लिए बेसिकली मैंने ये ड्राइंग बनाया था। यहाँ पे आपको ABC टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि ये FCC है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप मुझे बताओ FCC में आपने क्या पढ़ा था, 6 से 12 पढ़ा था। FCC वाला कौन सा था, लास्ट वाला अरेंजमेंट था, मतलब 12 है। अच्छा, इसका Z इफेक्टिव क्या है आप मुझे बताओ, कट्टर FCC है ये, मतलब FCC का ही Z इफेक्टिव इसमें होगा, कितना है 4, याद रखना हमेशा। देखो BCC का Z इफेक्टिव 2 होता था, प्रिमिटिव का Z इफेक्टिव 1 होता था, क्यूब का, सिंपल क्यूब का। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, देखो ध्यान देखना, अगर मैंने बताया कि कट्टर FCC है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि FCC और CCP जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम होती है, बताया था कि नहीं। वही चीज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बताती है। मतलब ये जो CCP जो बात कर रही थी ना, वो कुछ और नहीं, यही है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इससे पहले मैं जब आपको पढ़ा रही थी ना ये पैकिंग एफिशिएंसी, तब मैंने आपको बताया था कि CCP और FCC जो वर्ड है वो सेम है। तो वो CCP पता है कहाँ से लिया गया है, वो यहाँ से लिया गया है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग। आपको क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है कि क्लोज क्यूबिक पैकिंग में वो चीज़ क्या क्या, मतलब इसमें Z इफेक्टिव क्या है, ये है वो है, तो आपको FCC याद आना चाहिए, क्योंकि FCC और CCP एक ही चीज़ होती है। अच्छा, एक और बात, इसमें फिर Z इफेक्टिव इतना, पैकिंग एफिशिएंसी वही हो जाएगी इसकी 5, 6, 7, मतलब 70, यहाँ पे कितना था 74 था आई थिंक सो, 74% इसका पैकिंग एफिशिएंसी, और उसका वॉइड तो आप निकाल ही सकते हो, है ना, 26% होगा। अच्छा, तो इस तरह से आपको इसका सारा अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। और एक और बात, अगर मैं इसका रेडियस भी अगर देखूँ तो इसका √2r/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। √2r/4 तो नहीं, आप मान लो √2r विल बी इक्वल टू √2a/4, मैंने गलती से लिख दिया वो चीज़, बट r विल बी इक्वल टू √2a/4। और BCC में क्या था, √3a/4, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 कहाँ पे लगेगा, √3 कहाँ पे लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है तीनों पैकेजिंग, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आप नोट्स लिख दीजिए F, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है, अब तक हमने पढ़ा पैकिंग, अब हम बात करेंगे वॉइड्स की, मतलब स्पेसेस, ठीक है ना। तो वॉइड्स का डेफिनेशन लिखिए, वैकेंट स्पेस in solids are called as voids। समझ रहे हो, सॉलिड्स में जो स्पेस होते हैं ना, खाली स्पेसेस, उनको क्या बोलते हैं, voids। अच्छा,
वॉइड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको सॉरी कितने तरीके के देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं। कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं, 2 टाइप के वॉइड्स। अच्छा, पहला वॉइड होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक, नाम भूल सकते हो आप, मैं खुद का नाम, आप अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं याद कर सकते, ये कैसे याद कर सकते हो, है ना। तो बताती हूँ आपको, टेट्रा मतलब 4, ऑक्टा मतलब 8, 4 × 2 8, मतलब आप 2 टाइप के वर्ड्स पढ़ोगे, एक 4 और दूसरा 4 × 2 8, मतलब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अब याद हो जाएगा ना। तो चलो आगे बात करते हैं हम इनके वर्ड्स की पूरी इंफॉर्मेशन। तो दोस्त ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या क्या इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। पहली बात तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। अगर आप इसका प्रेजेंस सीख गए ना, तो भाई आपका सारा ऑक्टाहेड्रल का मामला मसला सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तक मैंने आपको बताया ना सारे के सारे जेड इफेक्टिव के बारे में, सारे जेड इफेक्टिव की पोजीशनिंग देख के अपने सारे इन्फॉर्मेशन निकाले थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी उनके प्रेजेंस को देखो, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में, लिखिए आप मेरे साथ। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज सेंटर में। एज सेंटर का काम यहीं पे था सिर्फ। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को जानने के लिए आपको एज सेंटर का भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अगर अब मैं आपको क्यूब के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर क्यूब बनाओ, ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्यूब। अब इस क्यूब में आपको कहाँ पे पोजीशनिंग करनी है। देखो बॉडी सेंटर मतलब बीच का मनी, पैसा वाला नहीं, डायमंड वाला। एज सेंटर मतलब एजेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एजेस है, 12 एजेस है। समझ रहे हो ना। तो कितने एजेस है, अगर मैं आपको मैं अगर इसका जेड इफेक्टिव निकालने जाऊँ तो आप मुझे बताओ कितने एज है, 12। मैंने आपको पहले एक बार पढ़ाया था कि एज सेंटर कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/4 एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉडी सेंटर एक मनी है जो कि बीच में है। इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, थोड़ा अलग लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे कितने, 3 + 1 4। कितना जेड इफेक्टिव हो गया हमारा, 4 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना। आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ना पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ऐसा बोला जाएगा कि A कंटेन्स हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, देन व्हाट विल बी द, एंड B कंटेन कंप्लीट टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ A एंड B। बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो आपके लिए वीडियो वैसे तो नहीं है, बट अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता दूं। अगर A हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कंट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब ये है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, मतलब उसका जेड इफेक्टिव पूछा है। क्या पूछा है, जेड इफेक्टिव, हाफ ऑफ 4 उसका जेड इफेक्टिव हो गया। और B बताया टेट्राहेड्रल वर्ड, कंप्लीट टेट्राहेड्रल वर्ड, मतलब अगर उसका कोई, देखो टेट्राहेड्रल वर्ड का मैं आपको बताऊंगी इसके बाद अभी बता दिया तो सारा मज़ा चला जाएगा। तो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है ना। उस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसका अगर मान लो 3 हो गया तो मतलब A2 B3, इस तरह से आपको अरेंज करना है। मैं तो आपको अरेंजमेंट के तौर पे बता रही हूँ एग्जाम्पल, पर आगे हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल का भी क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब समझो जेड इफेक्टिव में हम आगे क्या पढ़ेंगे। आगे एक और चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि जब ये वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन से साइड्स, इन साइड्स के बारे में, मतलब बॉडी सेंटर की रेडियस कितनी होगी एज लेंथ के हिसाब से। आपको कभी भी पूछ सकता है कि आपको रेडियस और एज लेंथ, आपको कभी पूछा जाता है कि रेडियस गिवन है, एज लेंथ निकालो। तो बॉडी सेंटर में आपको कैसे निकालना पड़ेगा। अब देखो बॉडी सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। अगर आपको यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की अगर आपको पूछा गया कि आप बताओ निकालो इसका एज लेंथ, निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पता हो ना तो आप निकाल सकते हो, उसका तो पता नहीं, पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो तो आप पक्का निकाल सकते हो। तो आपको ये बात याद होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, मेरे कहने का मतलब ये है इस क्यूब से लेके आगे वाले जो क्यूब है इसके जस्ट पीछे वाले क्यूब तक का डिस्टेंस,
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आगे वाला क्यूब और ये पीछे वाला क्यूब का ये वाला पॉइंट, अंदर से अगर उसका डिस्टेंस पूछूं मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस होता है इसका? इसका डिस्टेंस होता है √3a इतना। ये क्या होता है? इसका डिस्टेंस √3a। ओके, अच्छा अब मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछूं तो ये हो जाता है √3a/2। आपको एक एक चीज़ बहुत गहराई से पता होना चाहिए। और अगर मैं आपको इसका रेडियस बोलूँ तो इसका रेडियस, ये तो हो गया इसका डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा इसका? √3a/4। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एज लेंथ भी आपको पता होना चाहिए। एज लेंथ मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है ये, तो ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? अगर आप इसको गहराई से देखोगे ना तो ये एक एज प्रेजेंट होता है, ये होते हैं एटम्स, इस तरह से एज में प्रेजेंट होता है ये। मतलब कितने रेडियस है? 1 2 3 4, 4 रेडियस है। 4 रेडियस, ये पूरा का पूरा क्या होता है? ए होता है ना। तो 4 रेडियस एक ए को कंट्रीब्यूट करता है, तो मतलब रेडियस विल बी इक्वल टू a/4। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, यही चीज़ है इसमें समझने का। आगे हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। तो दोस्त अब हम बात करने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। अब इसका पहले तो हम देखेंगे लोकेशन क्या है। डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करता है, फिर उसको दवाई देता है। हमारा काम है इसका लोकेशन पता करना। एक डिटेक्टिव का काम है उसका लोकेशन पहले पता करना क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो हम पहले लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन क्या है इसका? इसका लोकेशन है डायगोनल, मतलब बॉडी डायगोनल। डायगोनल कौन सा वाला डायगोनल? बॉडी डायगोनल। डायगोनल 2 टाइप के दिखेंगे आपको क्यूब में। कौन कौन से टाइप के डायगोनल दिखेंगे? देखो ये वाला टाइप का डायगोनल दिखेगा क्योंकि फेस से ही बिलोंग करता है। इसका है √2a वाला वैल्यू, इसका लेंथ। और दूसरी आपको डायगोनल दिखेगी यहाँ से लेके पीछे वाले क्यूब तक का डिस्टेंस। अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूब बनाने जाऊँ तो यहाँ से लेके उस पीछे वाले क्यूब तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? बॉडी डायगोनल बोलेंगे। समझ रहे हो ना? तो इसी बॉडी डायगोनल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल में और फेस डायगोनल में डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने बॉडी डायगोनल बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बॉडी डायगोनल में कितने प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट 2 होते हैं। 1 बॉडी डायगोनल, ऐसे लिखो, कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टीवी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो एक बॉडी डायगोनल में अगर मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, अगर ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये है डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल में मैं डायगोनल को पूरा बनाती हूँ। अगर 2 आपको दिखे, एक में अगर आपको 2 दिखे टेट्राहेड्रल वॉइड 1 डायगोनल में, तो आप मुझे बताओ एक क्यूब में कितने डायगोनल्स पॉसिबल हो सकते हैं? आप खुद काउंट करो। ये एक डायगोनल है, यहाँ से यहाँ पे भी एक डायगोनल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी एक डायगोनल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी डायगोनल आएगा। मतलब टोटल 4 डायगोनल पॉसिबल है अगर आप टोटली काउंट करो तो। मतलब 4 डायगोनल में कितने होंगे फिर? 2 × 4 दैट इज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? 8 होती है। तो अगर आपको कभी पूछा, आप क्वेश्चन एक बार लिख सकते हो, A कंटेन्स 3/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या था हमारा? Z इफेक्टिव बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या होती है? क्या होती है? Z 4 होती है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या होती है? मान लो कि बोला है A कंटेन्स 3/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड और B बोला है 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है हमारी? ये जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं, याद रखना। तो अगर आप इसको करोगे आगे सॉल्व, तो इसको जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप सॉल्व भी कर ले तो चलो कर ही देती हूँ मैं। 3/4 2 मतलब 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 3 हो जाएगा। तो मतलब इसका व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो आपको पता है होना चाहिए A3B6। और कभी कभी A को, अगर ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला में चेंज करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा A1B3। ऐसे भी आप कर सकते हो।
तो ये हो गया इसका एक सैंपल, इसका एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि इसमें क्या होगा इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये हो गया इनके बारे में बातें। चलो इतना काफ़ी है। तो दोस्तों हम इतना सारा टॉपिक कवर करने के बाद मैं भूल ही गई कि मेरे को डायमंड का भी पढ़ाना था आपको। डायमंड एक अलग से टॉपिक में ही आ जाता है, पता है क्यों? क्योंकि डायमंड की खुद की दुनिया है, जैसे गोल्ड की खुद की दुनिया होती है ना। देखो याद रखना, आपको क्वेश्चन में कभी कभी डायमंड का भी पूछ लिया जाता है। डायमंड में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो भी आपने इससे पहले जैसे एफसीसी वगैरह बीसीसी में देखे, वॉइड्स में देखे, वैसे ही डायमंड भी कुछ कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? अच्छा, गोल्ड में आपने क्या पढ़ा था? गोल्ड में आपने जिस तरह से पढ़ा था कि 24 कैरेट गोल्ड, मतलब गोल्ड को आप कैरेट के हिसाब से डिटरमाइन करते हो कि 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना। वैसे ही डायमंड को किस तरह से कैरेक्टर करते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो गोल्ड अगर 24 कैरेट का होता है तो डायमंड 50 कैरेट का होता है, मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड कैरी करता है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं Z इफेक्टिव बताऊं तो वो हम Z इफेक्टिव बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें ये कैपेसिटी कितनी है किस चीज़ की, वॉइड्स बनाने की, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने होते हैं? आपको मैंने अभी पढ़ाया था इससे पहले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितने एटम्स होते हैं? आपको मैंने टोटल एटम्स पढ़ाया था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 80 होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 80, सॉरी 80 नहीं 8, ठीक है ना, 8 होता है, जो कि होता है 4, है ना। तो कितने कैपेसिटी होती है उसकी? 4 होती है, ठीक है। वॉइड्स अगर मैं बोलूँ तो डायमंड में कितने प्रेजेंट है। अच्छा, अब अगर इसके Z इफेक्टिव को पे जाओ तो इसके Z इफेक्टिव को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। पहले ये समझ लो, इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना डायमंड की, अरेंजमेंट अभी मैं बना के तो नहीं दिखा रही, पर ये बात समझ लेना कि डायमंड की जो अरेंजमेंट होती है, पहले अरेंजमेंट को समझते हैं, क्योंकि इसके अरेंजमेंट ना CCP होती है। क्या होती है? CCP, बोले तो FCC, ठीक है ना। CCP और FCC एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। पर FCC पे आपको पता है कि इसका FCC का Z इफेक्टिव कितना होता है? 4 होता है। पर इसका जो Z इफेक्टिव होता है ना, Z इफेक्टिव FCC के बस डबल हो जाता है, मतलब FCC में 4 होते हैं और इसमें 4 × 2 मतलब 8 होते हैं। Z इफेक्टिव याद करना आसान हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अरेंजमेंट, आप लिख लेना इसके आगे, है ना, ठीक है। अब हम बात करते इसके लेटाइस की। लेटाइस कितने प्रेजेंट होंगे इसमें? इसके लेटाइस और इसकी वॉइड्स सेम ही होंगे। इसमें टोटल 4 लेटाइस होंगे और मैंने आपको लेटाइस इसके नाम बताए थे, वही सारे 4 लेटाइस इसमें भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चारों बातें करने के बाद अब हम आते हैं हमारे क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी में। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी? ध्यान देना, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 34 होती है। कितनी होती है? 34 होती है। 34% अगर इसकी पैकिंग, मतलब सबसे लीस्ट। इससे पहले हमने जितनी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़े थे, इतना कम हमने किसी में भी नहीं पढ़ा था। तो इसलिए याद रखना कि ये बहुत कम पैकिंग एफिशिएंसी रखता है अपने पास, और इसका जो वॉइड होता है बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है इसका वॉइड? याद रखना ये भी, इसकी वॉइड होती है 66%, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने डिफेक्ट्स वाले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, इसका नाम है रेडियस रेशियो। तो आप अपने नोट्स में डालिए नोट्स H, ओके। तो आप लिखिए नोट्स H और इसका नाम क्या है? रेडियस रेशियो। इस रेशियो में होने वाला है कुछ खास, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल r अपॉन बिग R, ओके। अच्छा, ध्यान रखना, स्मॉल r छोटे रेडियस को रिप्रेजेंट करने को है और बिग R बड़े रेडियस को रिप्रेजेंट करने को है। तो ओके, रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा कि वॉइड की भी एक रेडियस होती है और एटम की भी एक रेडियस होती है। तो वॉइड की रेडियस जो होती है वो एटम के रेडियस से क्या होती है? छोटी होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एटम की साइज बहुत बड़ी होती है और एटम के अंदर छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं। तो ऑफकोर्स एटम की साइज जो होगी वो बड़ी होगी रेडियस में, किसके कंपैरिजन में? वॉइड्स के कंपैरिजन में। तो देखो, ये वीडियो इसलिए खास होने वाली है क्योंकि अभी आपको जो रेडियस रेशियो का नंबर भी बताऊंगे ना, तो सब आपको याद करवा के दूंगी आपको। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस बेफिक्र इस वीडियो को देखते रहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए, रेडियस रेशियो
is the ratio between small r and big R. And what is this? This small r is radius of cation and big R is the radius of anion. आप मुझे एक बात बताओ, और हाँ, स्मॉल r को रेडियस ऑफ वॉइड भी बोलते हैं एंड बिग R को रेडियस ऑफ एटम भी बोलते हैं। ये कैटायन और एनायन में मैंने ऐसा क्यों लिखा? आपने अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप पहले वो देखे। नहीं, आपको कैसे दिखाऊं मैं? पहले आपको तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ना, कोई बात नहीं, जब आप देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो साइज होती है ना एटम की, व्हेन एनायन इज अटैच्ड, मतलब कि अगर CO3 माइनस है लिखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें ज़्यादा है। या फिर अगर मैं इसको हटा के Cl माइनस का इस्तेमाल करूँ, आप मुझे बताओ Cl माइनस का जो एक है नॉर्मल Cl जिसकी एक पर्टिकुलर एटम है, और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करूँ, डोनेट करूँ, तो मतलब इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑफकोर्स उस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे और इससे थोड़ी बहुत साइज बढ़ेगी। ओके, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह छोड़ो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो एनायन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, कैटायन से बड़ी होती है। ओके, हम ये चीज़ बाद में भी पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो अब ये जो चीज़ है इसको आप पहले नोट करो एक बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके रेडियस के कुछ रेशियोज है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए, और इसको याद करने के लिए मैं एक कहानी लाई हूँ आपके लिए आगे। तो चलो, ये टिकिन्स कहानी वाली टिकिन्स हो जाएगी। तो ये कहानी है 15th सेंचुरी की। कब की है? 15th सेंचुरी की। तब जब बच्चे पढ़ते थे ना मैथ्स, तब उनको ना स्क्वायर पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? स्क्वायर पढ़ाया जाता था। और अब कौन सी सेंचुरी है? 20th सेंचुरी। अब के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर रूट भी आती है। मतलब अब के बच्चे क्या हो चुके हैं? एडवांस हो चुके हैं। और पहले के जो बच्चे थे वो क्या पढ़ सकते थे? वो सिर्फ स्क्वायर पढ़ सकते थे कि मतलब स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे स्क्वायर्स। और अब के बच्चे 4 का क्यूब रूट क्या है? स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। इस तरह से वो बच्चे आज के ज़माने में अच्छे से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो चलो, ये है हमारी ट्रिक की कहानी, ठीक है ना? तो चलो उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे लिखो रेडियस रेशियो। क्या लिखो यहाँ पे? रेडियस रेशियो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ज्योमेट्री। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो बात कब की चल रही थी हमारी? 15th सेंचुरी की। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना है? 0.155। इसका मतलब है 15th सेंचुरी। अगर ये 5 ना भी लिखो तो भी 15 आता है वर्ड में। ओके, तो मतलब इसे क्या पता चलता है कि ये 15th सेंचुरी की बात है। सबके आगे 0 लगा देना, बस इतनी सी मेरी आपसे ख्वाहिश रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये रेडियस रेशियो में आपको यहाँ पे रेडियस रेशियो लिखना है, जिसको मैं RR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रेडियस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय RR, बट इट इज रिटन एज R/RR। मतलब RR इज नथिंग बट स्मॉल r अपॉन बिग R। बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी एक वैल्यू आएगी। वो क्या होगी? देखो, अब आगे की 15th सेंचुरी में बच्चों को क्या आती थी? स्क्वायर रूट करनी, स्क्वायर निकालना आता था, ठीक है ना? तो स्क्वायर रूट नहीं आता था, स्क्वायर निकालना। मतलब 15 का स्क्वायर क्या है? 225, और उसके आगे बस 0.1 लगा दो, 0.0 लगा दो। अब देखो, रेडियस रेशियो की बात की गई है, मतलब इसकी रेशियो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इसकी रेडियस की रेशियो कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये और ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर रेशियो। आगे बात करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए? चलो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले पूरी कहानी को खत्म करते हैं। तो कहानी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, तो ये हो जाएगी एक बात। अब देखो 225 है, इस चीज़ को यहाँ पे लिखो आप आगे 0.225, यहाँ पे रेडियस रेशियो लिखो। अब देखो, ये तो हो गया आगे के ज़माने की बात, और जो भी चीज़ लास्ट पे रहेगी ना उसकी चीज़ को आगे लिख देना आप, ठीक है ना? तो ओके, आगे बात करते हैं। अब के ज़माने के बच्चों को क्या आता है? स्क्वायर रूट्स निकालना। तो अब अगर मैं आपको बताऊँ ना √2 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप फटाक से बोल सकते हो, क्योंकि आप अभी के ज़माने के लोग हो और आपको पता है इसका है 0.414। आपको पता है कि नहीं? अच्छा, 1.414 होता है, पर मैंने आपको क्या बताया? आपको यहाँ पे 0 लगाना है बस पॉइंट के आगे। ये आपकी मेरी तरफ से ख्वाहिश थी। और 0.3 का क्या होता है? 1.7
732 ये होता है। और मैंने आपको क्या बताया, बस 0 लगाने की ख्वाहिश करना। ओके, बस इस चीज़ को मेरे को एज इट इज़ लिखना है। तो देखो ये जो ये 414 है ना, यहाँ पे लिखना है √2 का। स्टार्टिंग कहाँ से होती है स्क्वायर रूट की? √2 से होती है, √1 की तो 1 ही होती है। तो ऐसे याद रख सकते हो ना आप कि स्टार्टिंग √2 से होती है। तो 0.414 हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा ऐसा, बस। अब तीसरी चीज़ जो लास्ट में लिखा है इसको फर्स्ट में लिखो, और फिर रेडियस रेशियो 732 लिखो, 0. अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको दिख नहीं रहा है कि धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ रही है, और जब धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती है 0 पॉइंट से, आपको पता है एट लास्ट वो 1 में अटक जाती है। तो वही यहाँ पे भी वही सीन चलेगा, ये जो 0.732 होगी वो 1 में आके अटक जाएगी, मतलब हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा रेडियस रेशियो में। ओके, रेडियस रेशियो शुड बी मैक्सिमम एट 1, मतलब जब रेडियस ये स्मॉल आर बिग आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो ऐसी होती है, 3 4 होती है, 3 4, यहाँ पे 5 नहीं होती, 6 होती है, 7 नहीं होती, 8 होती है। कुछ इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। स्टार्टिंग के जो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक उसी का इस्तेमाल करके हम ज्योमेट्री बनाएंगे। 3 मतलब ट्राइगोनल, और 4 मतलब टेट्राहेड्रल। ओके, तो 3 मतलब ट्राइगोनल और 4 मतलब टेट्राहेड्रल। और अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरा कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग वाला जब चैप्टर आएगा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से शेप्स याद करवाऊंगी मैं, ठीक है ना? तब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी शेप्स को याद करने की। इसको मैं हटा देती हूँ। अभी बात करते हैं 6 और 8 की क्या होगी हालत। देखो 6 और 8 जो है उसमें मैंने एक बार आपको पढ़ाया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को मैंने 6 से रिप्रेजेंट करवा के बताया था, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्टाहेड्रल लिखनी है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। और आप मुझे एक बात बताओ, 8 साइड्स किसके होते हैं? मैथ्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं, कौन से में होते हैं? ऑक्टागन, नोनेगन, हेप्टागन, ऐसे करके ऑक्टागन में होता होगा, हेप्टागन के बाद ऑक्टागन ही आते हैं। ये सब मैथ्स के टर्म्स में होता है, पर केमिस्ट्री में 8 साइड्स अभी आपने देखा, इस पूरे सॉलिड में पढ़ते आ रहे हो, 8 साइड्स किसका है? क्यूब का है। तो मतलब ये जो ये साइड होगा ये होगा क्यूबिक का। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे चारों ज्योमेट्री के नाम। अब बात करते हैं एग्जाम्पल को याद करने के जो ट्रिक्स बता रही हूँ, इस चीज़ को ना मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे सारे ट्रिक्स, आपको जो भी मेरे को अच्छा लगता है सुनते हुए, आप प्लीज़ उसको अपने नोटबुक में किसी क्लाउड फॉर्म में लिख लो, क्योंकि बार बार आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगी, ठीक है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद करने का है। अगर आप इन ट्रिक्स को नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे सब चीज़ों को। ओके, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल आता है ये 3 नंबर का, मतलब 3 नंबर सबसे छोटा नंबर है, ये रेडियस सबसे छोटी। तो मतलब आप मुझे एक बात बताओ, जिसकी रेडियस की साइज छोटी होती है उसकी खुद की हाइट भी छोटी होती है। एटम की साइज जितनी छोटी, रेडियस भी छोटी। अब देखो छोटे बच्चों को हम इंडिया में क्या बोलते हैं? मोस्टली बहुत लोग अपने बच्चों का नाम बिट्टू भी रखते हैं। तो उनको अगर मैं बुलाऊंगी तो मैं क्या बुलाऊंगी? ओ बिट्टू। कैसे बुलाऊंगी? ओ बिट्टू। तो यहाँ पे आप क्या वर्ड लगाना है? ओ बिट्टू। याद हो जाएगा? ओके, ओ बिट्टू तो यहाँ पे आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब ओ क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे लग गया, पर बोरॉन की फैमिली में क्या ये सच में सेटिस्फाई करते ये कंपाउंड? नहीं करता, क्योंकि बोरॉन 1 वैलेंसी कैरी नहीं करता। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बोरॉन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बोरॉन की वैलेंसी होती है 3, तो B2O3 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और इसको अच्छे से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसका इस तरह से एग्जांपल लिख लेना, B2O3। तो मतलब ओ बिट्टू से आपको ये याद हो जाएगा। तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लो ओ बिट्टू। आगे बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। आप मुझे एक बात बताओ, ये टेट्राहेड्रल नाम जो है ना आपको बहुत जगह सुनने को मिली है, जैसे कि मैथ्स में 4 नंबर सुन के टेट्रा वर्ड, टेट्रागन, पॉलीगन, है ना? यहाँ पे भी 4 सुनते हैं टेट्रा। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जब पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ोगे, उसमें भी आपको 4 वर्ड में टेट्राहेड्रल देखने को मिलेगी। तो मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं? वर्ड ज़्यादा यूज हो रही है, तो मतलब इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्या? जनसंख्या। ZN मतलब जन, S मतलब संख्या। ओके, जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं, ये है ऑक्टाहेड्रल। देखो
आपके पास आपको एक नाम बहुत अच्छे से पता होगा पेन के मामले में, ऑक्टेन नाम का पेन आता है। ऑक्टेन नाम का पेन आता है, वो ना चलता है ना रुकता है, वो दौड़ता है। क्या? वो ना चलता है ना रुकता है, वो सिर्फ दौड़ता है। मतलब ऑक्टेन, ऑक्टाहेड्रल से ऑक्टेन वर्ड आपको याद रह जाएगा। और ना चलता है मतलब NaCl, ना चलता है, ऐसे आपको NaCl याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूब आपके घर में भी प्रेजेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, वो वाला क्यूब नहीं जो मैं रूबिक क्यूब से आपको पढ़ा रही थी, नहीं वो वाला क्यूब नहीं, आपको नेचुरल वाला क्यूब बताती हूँ। एक नेचुरल क्यूब है आपका शुगर। वो शुगर बिल्कुल क्यूब जैसा शेप का होता है, और उसी शुगर से आप क्या बना सकते हो? चाशनी बना सकते हो। तो आप क्या लिखोगे? चाशनी। चाशनी का CS यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे चल लिख देना, और Cl लिख देना। तो CS का मतलब है चाशनी। ओके, आप वो अगर आती है अच्छे से स्पेलिंग लिखनी तो अब लिख लेना। तो इसके साथ हमारा सारा का सारा रेडियस रेशियो उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी आप न्यू हेडिंग लगाइए जिसका नाम होगा डिफेक्ट। पर ये डिफेक्ट नोट्स आई में आता है, तो नोट्स आई भी लिखना मत भूले, है ना। तो डिफेक्ट्स के पहले हम कैरेक्टर्स देखते कि किस तरह से इसको कैरेक्टर्स ने कैटेगराइजेशन देखते हैं, इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। तो याद रखना, मैं अगर डिफेक्ट्स को बीच में लिखूं तो ये जो डिफेक्ट्स है ना, इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, दो तरीके से किस तरह से? एक है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा है शॉर्ट की मतलब गोली चला देना, हाँ। और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंक मतलब फ्रैंक रहना, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ टहल चहल नहीं करना, एक जगह से बस दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रैंक है इंसान, फ्री। फ्रैंक का मतलब फ्री है ना। तो वैसे इंसान फ्रीली इधर से उधर अपनी पोजीशन को चेंज कर देना। नाम से ना आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ये नाम याद रह गया ना, तो आप उसके थ्रू आप आराम से उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चों को क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाते कि शॉर्ट की में क्या होता है, फ्रैंकल में क्या होता है। तो आप हमेशा नाम से कुछ ना कुछ ट्रिक तैयार कीजिए, सो दैट आपके एग्जाम के लिए इजी रहेगा, है ना। तो अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, और उन दो टाइप के डिफेक्ट्स में आपको दो प्रकार के अलग और सब डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, ध्यान देना, एक होता है मेटल एक्सेस और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट, ठीक है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होती है वो एनायन में भी देखने को मिलती है और कैटायन में भी देखने को मिलती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट। ये जो होती है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। किस में ज्यादातर देखने को मिलती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ऐसे मेटल्स ना बिल्कुल अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक एक करके सारे चीजों को कैटेगराइज करते हुए चलते हैं। शॉर्ट की, फिर फ्रैंकल, फिर मेटल एक्सेस एनायन, मेटल एक्सेस कैटायन, और फिर हम बढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंट में, ठीक है ना। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट की, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पहला डिफेक्ट होता है। देखो याद, ध्यान रखना, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट करना है, एक बार शूट कर देना। अगर आपके पास, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपके पास एक क्रिस्टल लेटाइस है। क्या है? क्रिस्टल लेटाइस। तो हमने इमेजिन कर ली एक क्रिस्टल लेटाइस है, इस पे अगर हम शूट करेंगे। अब देखो क्रिस्टल लेटाइस जो है, मैंने आपको बताया था, वो एनायन और कैटायन से बनता है, ये बात आपको पता है। अगर मैं इसको शूट करूंगी तो क्या होगा, तो इसमें से अगर कोई भी एनायन गया तो वो इक्वली निकलेगा। क्या निकलेगा? इक्वली निकलेगा। एनायन और कैटायन जो है वो इक्वली निकल जाएगा इस डब्बे से, समझ रहे हो ना। मतलब ये दोनों अपने आप में कोई भेदभाव नहीं रखते। अगर एक गोली लगी तो दोनों के दोनों एक साथ मरना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो लॉस तो हो गई, कुछ ना कुछ तो अपने बॉडी से चीरते हुए चला जाएगा ही। वैसे ही इसमें से भी एटम्स निकल जाएगा अगर हमने एक शॉट मारा तो, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या हो जाता है, इक्वल, आप लिखे हो इसके साथ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लेटाइस, ठीक है ना।
अच्छा, अब दूसरी बात समझते हैं। अगर इसमें से कुछ ना कुछ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डेंसिटी थी पहले से क्या हो गई, कम हो गई, मतलब डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी पूरी की पूरी तरह से इसकी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, किन किन कोऑर्डिनेशन नंबर के एलिमेंट्स में ऐसी चीज़ें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो इनमें दिखते हैं, ठीक है ना, याद रखना इनके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6 और 8। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं देखना। जो भी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपने जो पढ़े थे ना, जैसे कि CS, Na, K, है ना, उनका अगर आप 17th ग्रुप जो भी क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ जब आप मिक्स करवाते हो तो उन्हीं वही सब एग्जाम्पल इनमें आते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CSCl, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये 17th ग्रुप का है ना। ये है, आप दूसरा ले लो NaCl, है ना, KCl ले लो, है ना, AgBr। ये तो कभी मत भूलना दोस्त। पता है क्यों दोस्त, क्योंकि बहुत एक बार प्रीवियस ईयर्स JEE मेंस में भी आया था और नीट में भी आया था। क्या आया था कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कॉमन है, तो तब आपको ये वाला एग्जाम्पल तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। ये वाला भले ही भूल जाओ, बट ये वाला जरूर याद रखना, क्योंकि एक बार पेपर में आ चुका है। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो इस पर सर्कल मार्क कर लो या इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। आपको इसके बाद वाले में भी बताऊंगी मैं, फ्रैंकल वाले में भी, आप इसको पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। तो इतनी सी बात किसमें है, ये सारे के सारे शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देती हूँ। हाँ, तो दोस्त अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, ठीक है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ लिया, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट हो गया, इक्वल आयन मिसिंग, ऐसे लिख देते हैं सो दैट ये एक स्लाइड में बने रहे, है ना। अच्छा, दूसरी बात करते हैं फ्रैंकल की। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखिए दोस्त। फ्रैंकल क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है, फ्री नेचर का है, मतलब ओनली वन ऑफ द आयन इज गेटिंग डिसलोकेटेड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। तो यहाँ पे डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि डेंसिटी तो वैसा ही है, बस आयन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, निकल नहीं गई है, मिसिंग नहीं हो गई है ना। तो क्या बोलेंगे हम, वन ऑफ द आयन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, वन ऑफ द आयन गॉट डिसलोकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू, या फिर वन पोजिशन टू अनदर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लेटाइस है, अब इसमें बहुत सारे आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं वैसे तो, बट फिर भी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताई दिया, क्योंकि लेटाइस आपको पता है हम क्रिस्टलाइन लेटाइस की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने मान लो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट लगा, तो इसमें क्या हुआ, इसका जो ये जो जहाँ पे था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बस इतनी सी बात की गई है। तो इसमें डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा पॉइंट लिखना, डेंसिटी does not get affected। ठीक है ना, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना। पहले आपने क्या पढ़ा था, 6 और 8। क्या पढ़ा था आपने इससे पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8। इसमें क्या कर देना, इसका हाफ कर देना, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या 4 होता है, ठीक है ना। याद रखना ऐसे, सो दैट आप याद रखें लंबे समय तक, इसलिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ ऐसे एग्जाम्पल्स देने का, सो दैट याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, ZnS, AgCl, और कुछ याद रहे या ना रहे, कॉमन एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। वो क्या है, AgBr, और उसमें एनसर्कल मार्क, सो दैट याद रहे कि वो दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, और दूसरा है ZnS, AgCl, ये भी आपको याद रहेगा मोटा मोटा, है ना, याद रख लेना मेरे लिए प्लीज। तो दोस्त अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग लगाइए आप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, ये किसका है ये डिफेक्ट, ड्यू टू किसके कारण हो रही है, एनायन या कैटायन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनायन की, ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल एनायन डेफिशिएंसी, एनायन डिफेक्ट, ड्यू टू एनायन डिफेक्ट। अच्छा, आप मुझे बताओ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सॉरी डेफिशिएंसी होगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैंने अभी क्या सोचा जो मैंने डिफेक्ट को हटा के डेफिशिएंसी लिखा, इसके पीछे का कोई कारण होगा। देखो क्या है, यहाँ पे बोला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है ड्यू टू एनायन डेफिशिएंसी। मतलब एनायन और कैटायन प्रेजेंट होते हैं लेटाइस में। पहले हमने क्या देखा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो गया, रिमूव हो गया, दूसरे में डिसलोकेट हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनायन की डेफिशिएंसी हो रही है। तभी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत लगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ना। आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, मेटल एक्सेस तो होगा पर एनायन में डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। आप एग्जांपल किसी का भी ले सकते हैं, मैं KCl का ले लेती हूँ, है ना। ध्यान रखना, KCl में एक KCl जो होता है वो किस तरह से टूट सकता है, आप मुझे बताएं। देखो, एक KCl K+ और Cl- में टूट सकता है, पर एक K+ और 1 इलेक्ट्रॉन में टूट सकता है। ये बात आप मानते हो कि नहीं, ठीक है ना। अब यही KCl, जब इस KCl को आप किसी भी K वेपर से, मतलब पोटेशियम वेपर्स के साथ अगर रिएक्ट करवाओ, मतलब कोई भी एक वेपर है जो कि पोटेशियम कैरी करता है, समझ रहे हो। तो K वेपर से अगर आप इसको रिएक्ट करवाओ तो क्या होता है, तो ये जो KCl, अच्छा ये प्रोडक्ट बन के आता है, ये दोनों प्रोडक्ट बन के आते हैं। एक तो ये तो K वेपर का प्रोडक्ट होता है और ये जो होता है वो KCl का प्रोडक्ट होता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। मैंने क्यों ये समझाया, आपको ये बताने के लिए कि KCl के प्रोडक्ट ये होते हैं और K वेपर के प्रोडक्ट ये होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें K ही प्रेजेंट होगा वेपर में, बट वो वेपराइज्ड फॉर्म में, बस ये डिफरेंस है ना। तो आपको पता है कि इसके अंदर के प्रोडक्ट्स ये है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ अब क्या होगा। अच्छा, इसको ना एक काम करना, यहाँ पे लिख देना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में सिंप्लीफाइड करके आपको बताती हूँ क्या होता है फ्यूचर, मतलब पूरा प्रोसेस के बाद। ये तो इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। तो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है K+, यहाँ पे क्या है K+, यहाँ पे क्या है Cl-। तो क्या होता है कि ये जो Cl- और K+ जो कि इस प्रॉपर KCl के लेटाइस में था, ये क्या है, ये लेटाइस, KCl का एक लेटाइस है प्रॉपर। उस लेटाइस को हमने जब तोड़ा के वेपर के फॉर्म में, तो क्या हुआ, ये जो Cl- है ना, ये K+ के पीछे भागने लग गया। और इसको खुद का K+ नहीं चाहिए, मतलब इसको खुद की बहन नहीं चाहिए, उसको दूसरों की बहन चाहिए, और इसके पीछे भाग गया। तो बचा क्या, सिर्फ ये K+। तो इसका मतलब क्या है, जब ये K+ KCl- के साथ जब रिएक्ट कर गया तो उसने क्या प्रोडक्ट बनाया, KCl बनाया। समझ रहे हो। तो KCl बन गया है, तो इसमें कोई चार्ज बचा, कोई चार्ज नहीं बचा। चार्ज कौन सा बच गया फाइनल में, सिर्फ ये K+ बच गया। तो बचा, तो इसमें डेफिशिएंसी किसकी हो गई, एक एनायन की हो गई। समझ लो, देखो इलेक्ट्रॉन को एनायन मत समझ लेना, ठीक है ना, ये गलती मत करना प्लीज। मैं कैटायन और एनायन, क्लोरीन को और K+ को बता रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ, है ना। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कैटायन में K+ प्रेजेंट होंगे और एनायन में Cl- प्रेजेंट होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता है, वो क्या है, मीडियम है इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है ना। तो समझ लो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल एक्सेस तो हो रहा है, मतलब ज्यादा तो हो रहा है, पर डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, एनायन की, इसलिए ये बात लिखी गई है। इसका मतलब क्या है, ये जब आप आफ्टर रिएक्शन बनाएगा तो क्या बनाएगा, K+ बनाएगा, KCl बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये बात समझ रहे हो ना। तो ये मैंने आपको आफ्टर रिएक्शन बताया। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, एनायन क्या है, डेफिशिएंट है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखे, पॉजिटिव आयन्स आर क्रिएटेड, आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस F center is created।
ध्यान देना, अब एफ सेंटर का मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव आयंस के वजह से एफ सेंटर बन गया। देखो, ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एफ सेंटर इज क्रिएटेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, एफ सेंटर का मतलब क्या है कि ये एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, इन जो भी आयंस आप कर रहे हो, इसका जो रिएक्शन जिसके साथ भी कर रहे हो के प्लस वेपर के साथ, ये फ्यूचर में आपको एक क्या बना के देती है, ये जो ये प्रोडक्ट है ये कलर फॉर्म करके देती है। क्या करके देती है? कलर फॉर्म करके देती है। तो दिस एफ सेंटर आप ऐसे लिखे कि एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपाउंड में कौन सा कलर आएगा, उसको याद करवाने के लिए मेरे पास ट्रिक है आपके लिए। ठीक है ना, उसको याद रखना। एग्जाम्पल को देखो, KCl, NaCl और LiCl। चिंता मत करो, मैं आपको एग्जाम्पल के बाद बताती हूँ इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही नहीं भेजूंगी, मैं आपको पूरे शिद्दत के साथ भेजूंगी कि आपको मेरे पे भरोसा रहे और आप याद भी कर सके किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो, KCl का जो कलर होता है वो क्या होता है? वायलेट। NaCl का जो कलर होता है येलो होता है, और LiCl का जो कलर होता है वो क्या होता है? वो होता है पिंक। तो इसको याद करने का ट्रिक है, काव्या ने नए NaY का नए, NaY मतलब नए, ऐसे आप लिख दे नए, है ना। क्या ली? नए पिंक कलर की शर्ट ली। ठीक है ना, पिंक कलर की शर्ट ली, पिंक शर्ट ली, या फिर ली आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, तो काव्या ने नए पिंक शर्ट ली, याद रहेगा। तो चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी नहीं, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। पहले क्या था हमारे एनायन में? डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी मतलब एनायन क्या था? वेकेंट था, आप उसको वो मान लीजिए, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस है, क्यों? एक्स्ट्रा कैटायन के चलते। अब एक्स्ट्रा कैटायन मतलब ध्यान देना, हम इसमें एग्जांपल लेंगे ZNO का, ठीक है ना। तो ZNO क्या करता है, ध्यान देना यहाँ पे, ये ZNO दूसरे ZNO भाई के साथ रिएक्ट करता है। देखो, ये है रियल वाला ZNO और ये है उसका भाई, ठीक है, याद रखना। जो रियल वाला ZNO है वो रिएक्ट करके Zn2+ देता है। जो आप सोच रहे हो वो तो नहीं देता, वो क्यों? वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस देता है और वो हाफ O2 एटम देता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको, तो ये ZNO भाई क्या करता है? ये भी रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट करके क्या देता है जो आप सोच रहे हो वो। आपको तो यही पता है ना, ZNO को अगर आप तोड़ोगे तो Zn2+ और O2- देगा, पर आपको ये तो नहीं पता कि वो इस तरह से भी Zn को तोड़ सकता था, है ना। तो उसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं, पर आपको याद रखना चाहिए कि ये रियल वाला है और ये उसका भाई है। हाँ, तो दोनों ने रिएक्ट किया, तो दोनों ने फाइनल प्रोडक्ट क्या बना के दिया, वो है हमारा एक्चुअल कंक्लूजन, और वही रीजन है जो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान देना, यहाँ पे Zn2+ और Zn2+ 2 है, मतलब यहाँ पे कैटायन क्या है? ज्यादा है। अगर आप एनायन को देखोगे तो एनायन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही एनायन है, यहाँ पे कोई नहीं है। देखो यहाँ पे चार्ज बताओ मुझे कितना है? यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको? कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसीडर करते नहीं है। तो बच्चा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है? एक एनायन प्रेजेंट है, तो मतलब 1 एनायन एंड 2 कैटायन। इससे क्या साबित हो जाता है? एनायन इज एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? एक्स्ट्रा है ना कैटायन, तो इसलिए हमने क्या लिया? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद रखना है। देखो, आप मुझे बताओ, गोरे लोग कौन से टेम्परेचर में रहते हैं? लो टेम्परेचर में रहते हैं या हाई टेम्परेचर में रहते हैं? लो टेम्परेचर में ही रहते हैं। तो याद रखना, ZNO इज वाइट एट लो टेम्परेचर। अच्छा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंसान थोड़ा डार्क शेड का हो जाता है। तो याद रखना ZNO, अच्छा मैं दूसरा स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, ZNO इज येलो
कब? एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, इसको याद रखना। तो चलो आप इसको लिख दो और फिर हम डेफिशिएंट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में बात करेंगे। तो दोस्त अभी हम बात करने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, देखो इस डिफेक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इससे पहले जितने भी डिफेक्ट्स पढ़ चुके हो उससे सब थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी समझाने से ज़्यादा न्यूमेरिकल समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसका एग्जाम्पल है? डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अच्छा, किस तरह के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे? कुछ मैं आपको डेमो दे देती हूँ, सैंपल दिखाती हूँ मैं। हाँ, तो देखो मेटल जो होगा ना उसकी कोई पर्टिकुलर परसेंटेज होती है, उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.98 O, इस तरह से वो उसका एग्जांपल होता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल, अच्छा डी ब्लॉक होगा ना तो Zn ले लेते हैं ना, Zn 0.98 O, ऐसा टाइप का एग्जांपल। अच्छा, और क्या क्या होते हैं? अच्छा, निकल भी होता है, चलो निकल को भी ले लेते हैं 0.98 O। इस तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, इससे क्या होगा, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को निकाल लेंगे। क्वेश्चन पूछते क्या है पहले आप समझ लो। आपको कोई भी एक एलिमेंट दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि वो देखो आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा क्यों होता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट के एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते, उसके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के चलते उनके आयंस डिफरेंट होते हैं, है ना। अगर उनके आयंस डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट आयन डिफरेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी, ठीक है ना। तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन होती है एनायन की और कैटायन की। तो वही कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लो कि Zn है, अच्छा Fe है, Fe भी तो एक एग्जाम्पल होता है। तो आपको एक Fe का बताती हूँ। Fe 0.98 O जो है वो, उसमें Fe2+ जो है, ऐसे पूछते हैं कोई भी मेटल का Fe, आपको कभी कभी कोई भी M0.O का डेमो देके बताऊंगी सो दैट आप किसी भी मेटल का निकाल सको, है ना। तो मान लो कि Fe है यहाँ पे, तो Fe को आपको पूछा है, ये पूछा बस इतना सा दिया है आपको कंपाउंड, और आपको पूछा है कि आपको निकालना है Fe2+ आयन में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। तो आप कैसे निकालोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रिक बताती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ट्रिक के थ्रू याद रखना। ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई ना, नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख देना है। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 ही है ना। तो नीचे मल्टीप्लाई बाय ऊपर मतलब चार्ज। ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकता है? चार्ज हो सकता है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 होता है ना। अच्छा, -2 अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने के बाद जो चार्ज क्रिएट होता है इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ अ कंपाउंड। जिस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो वही है, कोई इतना बड़ी बात नहीं कर रही मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आप यही करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इज इक्वल टू कंपाउंड का जो भी आयन प्रेजेंट होता है ना। तो वही चीज़ है। पर यहाँ पे ध्यान रखना, अब आप मुझे बताओ Fe में कितने पार्ट्स हो गए? एक तो Fe2+ होता है और एक Fe3+ होता है, ये आप मानते हो। तो अगर Fe 0.98 है तो आपको क्या करना है, 0.98 माइनस x इसको देना है और इसको x टाइम्स मानना है। मैथ्स तो पढ़ी होगी इतनी सी। और O2 को क्या करना है, O2 में कुछ नहीं करना, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल होता है। इसका डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है, इनके कंट्रीब्यूशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है। इन अदर वर्ड्स देखो, आप इसका अगर निकालोगे तो क्या होगा, 0.98 माइनस x इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऐसे ही निकालते हो, प्लस x 3 ऐसे, माइनस ये 2 1, समझ रहे हो ना मेरी बात, और इक्वल टू जितना भी कंपाउंड का तुम्हारा वो है। तो इसके थ्रू आप x निकाल पाओगे और x से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस आयन की कंट्रीब्यूशन, और इस आयन की कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी। अब आपको पूछा है परसेंटेज के टर्म्स में, तो आपको क्या निकालना है, इसकी जितनी वैल्यू निकलेगी अपॉन टोटल वैल्यू जो कि 0.98 है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो 0.98 माइनस एक्स अपॉन 0.98, ये मतलब इसमें जो वैल्यू निकलेगी वो इंटू 100, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये होता है, एक सैंपल बता दिया मैंने। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है ना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो आई होप आपको शायद आंसर मिल गया होगा इसका। तो मेरा पुराना जो मैंने आपको सैंपल दिया था ना, वो उसी से रिलेटेड है, कोई डिफरेंस नहीं, बस FE की जगह ME लिखा है बस, और कुछ नहीं है वैसे तो चलो समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड, जो कि है ये मेटल और ऑक्साइड, इसके फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब मेटल ऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? M0.98O इसके फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या बोला है? मेटल M इज प्रेजेंट एज M2+ एंड M3+। आपको क्या करना है? इसको ब्रेक डाउन करना है, किसमें? M2+ में और M3+ में। अच्छा, ब्रेक डाउन कर लिया। अब ये जो 0.98 है इसको भी ब्रेक डाउन करना है। क्यों ब्रेक डाउन करना है? आपको निकालना है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है और इसका। आपके पास अगर एक पेन है तो आप उस पेन को किस तरह से दोनों को बांट के दोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कितना इसको मिलेगा, कितना उसको मिलेगा। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको जितना देना है उसको -x करना है और उसको x टाइम्स देना है। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मान लो 0.98 को आपको क्या करना है? 0.98 -x इसको देना है और इसको x टाइम्स देना है। क्यों? अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर 0.98 ही दिखेगा। तो मतलब मैंने 0.98 को और खुल के लिखा, सो दैट आप x के टर्म्स में अगर आप x को वैल्यू कंसिडर करो तो आप फ्यूचर में x को निकाल पाओ और दोनों के कंट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से सॉल्व आउट कर पाओ। अगर क्वेश्चन में मैं F3+ की जगह M2+ दिया हो, वो भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अभी पिछले वाले सैंपल में मैंने M2+ लिख के बताया था आपको, अभी बस मैंने M3+ बताया करके बताओ, बस इतनी सी बात है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो, मैंने क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, अब आगे निकालते हैं। ये क्या हो गया? उसका नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला पार्ट। तो 0.98 -x मल्टीप्लाई बाय 2, और इस 2 को मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं बच सकता। आगे बात करते हैं 3x, 3 टाइम्स x, ये भी लिख लिया। माइनस, अब इसकी बात भी करेंगे तो m का पूरा खुल के हो गया। आगे इसकी बात अगर करें तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, और ऊपर -2 का चार्ज है इसलिए -2 लिख दिया, और पूरे कंपाउंड का चार्ज क्या है? 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया। बस सिंपल सी चीज़। हमने यहाँ पे क्या किया? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ठीक है ना दोस्त। अच्छा, अब इससे क्या करना है आपको? इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.686 मिलता है, 1.86 मिलता है, ठीक है ना। 2 8 16, 1.96 मिलता है। हाँ, 1.96 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अगर आप 3x माइनस 2x करोगे तो x आ जाएगा, और इसको करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगी? -0.04 आएगा, और डेट इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, फिर अगर आप इसको इधर पोजीशन भेजते हो तो 0.04 आएगा। क्या आपका आंसर 0.04 आया? नहीं आया तो आप प्लीज़ एक बार क्या करना, चेक कर लो, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है। अब ये जो x की वैल्यू है, आपको किसका कंट्रीब्यूशन निकालना है? इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो M3+% ऐसे लिखो, कितना है? 0.04 अपॉन 0.98। क्यों? ये टोटल है, टोटल चार्ज अपॉन गिवन चार्ज मल्टीप्लाई बाय 100, इसका कंट्रीब्यूशन। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर आई थिंक सो 4.08 आता है। तो अगर आपका आंसर 4.08 आता है तो बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही निकला। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमेशा की तरह लास्ट टॉपिक को अलविदा करने से पहले आप पूरी तरह से इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये आपको पूरी तरह से फिजिक्स में भी पढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ इसको ABCDEFGHIJ। हाँ, तो अभी ये J जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, ओके। तो टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेरे को समझ में नहीं आता कि जब हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाया गया था 10th क्लास में, तब हमको क्यों नहीं पढ़ाया ये, ठीक है ना। क्योंकि अब हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने के दिन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात। देखो, मेटल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहले डेवलप कैसे होती है आप वो समझो, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है
अगर आप मेटल्स को अगर आप और डीपली देखें, गहराई से देखें, तो मेटल्स किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? एक तो बीच में प्रोटॉन होता है जिसको कर्नल बोलते हैं, और उसके साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी सी होती है, यमुना होती है, नदी होती है ना, यमुना बोल दो, ओशन होती है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप एक काम करो, आप समझो मेरी बात को। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक न्यूक्लियस लो आप, है ना, न्यूक्लियस को आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, तो पॉजिटिव चार्ज लो। उसके साइड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है। और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, अगर आप ऑर्बिट की ड्राइंग, आपको मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में ऑर्बिट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर आप देखें तो ऑर्बिट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, ऐसी, है ना। और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिटली स्पिन अगर करते हैं, तो इस तरह से ऑपोजिटली अगर स्पिन करे अराउंड एटम, अराउंड न्यूक्लियस, तो इससे क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है ऑपोजिट स्पिन के कारण। देखो यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट तो होती है, पर ये भी याद रखना, पेयरिंग अगर हो गई इलेक्ट्रॉन की, अगर पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हो जाता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल नॉट गेट अफेक्टेड, इट मेक्स डाइपोल मूवमेंट जीरो। अगर दो चीजें आपस में कैंसल होती है, इसका मतलब क्या है? उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, तो क्या होता है, इसके अगर पेयरिंग हो जाती है तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है। डाइपोल मूवमेंट वही होती है जो चीज़ कैंसल आउट करती है, बस नाम मैग्नेटिक आ जाती है। बोर मैग्नेटॉन से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना ये भी बात, हाँ, इसी में बोर मैग्नेटॉन का टॉपिक आता है। याद रखना, बोर मैग्नेटॉन में आपको मैंने BM का वैल्यू नहीं बताया था, पर आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। इसकी आप कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने रीज़न समझ लिया, आपको ये भी बता दिया, अगर पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है। उससे इसको बहुत करेक्ट कर देना। ये तो मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण बताया, इसके डीप मतलब इसका इन डेप्थ नॉलेज बताया। तो दोस्तों हम इसके अभी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसको कैटेगराइज किन किन पार्ट्स में की गई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो पहला है डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक आपने भी फिजिक्स में पढ़ी है। अच्छा, बार बार फिजिक्स बोलने से अच्छा मैं बता दूं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होती है ना, उनकी जितनी भी मतलब जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी सब्सटेंस होती है, जो भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंटेन करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो लिख लो, नॉट अफेक्टेड बाय। देखो नाम में ही है इसके, वैसे तो ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था, वैसे नाम में है डायमैग्नेटिक, मतलब डाया मतलब दो। इसका कारण बता रही हूँ, उसके नाम में इसका कारण छुपाए हुए इसलिए बता रही हूँ। देखो यहाँ पे डाया बोला, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रेजेंट है, मतलब पेयरिंग में प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट हुआ, अगर इवन नंबर में प्रेजेंट हुआ, पेयरिंग से आप समझ लो इवन नंबर ही मान लो, तो क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में प्रेजेंट होती है वो अपोजिट स्पिन्स के होते हैं। एक डब्बे में दो सेम साइड्स के सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये बात आप मानते हो? और ये किसने बोला था? हंट्स ने बोला था, अफबो ने बोला था, पॉली ने बोला था? ये आप खुद बताना मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हंट्स ने बोला था। अच्छा अब समझो। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, इसका रीजन लिखो, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in their atomic orbitals, atomic orbitals, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से लिख दीजिए। क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, है ना, इस चीज के कारण नहीं होती। अच्छा, डायमैग्नेटिक का मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एग्जांपल देना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि डायमैग्नेटिक का एग्जांपल क्या है।
जिसमें आपको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऑब्वियसली निकाल ही सकते हो ना। अगर आपको कोई एलिमेंट दिया है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद अगर आपको दिख गया कि इसमें पेयरिंग हो रही है उसके डब्बे में ऑर्बिटल की, और ऑर्बिटल लेवल में अगर आप जाओ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो आपको दिखेगी अगर पेयरिंग हुई तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर नहीं हुई तो वो डायमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो मैं बता दूँ इसके एग्जाम्पल्स। अगर कंपाउंड के फॉर्म में लिखना हो तो NaCl है, KCl है, H2O है, C6H6 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, याद रखना चाहो तो रखो, नहीं आती इसको निकालनी तो ऐसे याद रखो। ये कंपाउंड्स के, पर अगर आपको एलिमेंट्स के दिए हो तो आपको उस तरह से निकालने हैं जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाया था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लेना वो वीडियो। अब बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक की। जो भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है, पर थोड़ा कम इफेक्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता। मतलब मान लो कि मेरे पास वो भी नहीं है नेक बैंड। नेक बैंड में क्या होती है, जो चलो एक काम करती हूँ, मैं नेक बैंड आपके लिए लेके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखो दोस्त, ये नेक बैंड के जो ईयरफोन्स होते हैं, ये जो मेन चीज़ होती है, इनमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, पर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। ये बहुत ईजिली आपस में रिपेल हो जाते हैं और अट्रैक्ट बहुत मुश्किल, हाँ, अट्रैक्शन के कारण इसमें थोड़ी सी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती है। इससे भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है। तो ये वीक मैग्नेट्स के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, इसलिए मैंने मैग्नेट का इस्तेमाल एग्जाम्पल दिया आपको। तो याद रखना, पैरामैग्नेटिक क्या करती है, दे आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये याद रखना, दे आर वीकली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, क्यों, ड्यू टू रीजन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, due to unpaired electrons present in orbitals। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टर होती है वो आपको दिखती है, और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही, अनपेयरिंग के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन आपस में चुलबुलाते रहते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, घूमते रहते हैं, और इनके क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा, क्या आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो पैरामैग्नेटिक के? देखो, पैरामैग्नेटिक की भी एग्जांपल अगर आपको कंपाउंड फॉर्म में दिया तो शायद आप नहीं लिख सकते, पर अगर आपको इस फॉर्म में दिया, देखो Cu+ का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, देखो Cu+, देखो कहाँ पे आता है Cu+, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है 21 to 30, ठीक है ना, Scu VCr फीको नीकू जिंक, मतलब 29th एलिमेंट में आता है। तो 29 नाम से पता चल रहा है 29 है। आपको भी पता है कि 30 वाले में पूरी ब्लॉक भर जाती है डी ब्लॉक, मैं खुद इमेजिन करके आपको बता रही हूँ, आपको मैं ब्लॉक भर के भी नहीं बता रही। तो 29 में क्या हो जाती है, एक ब्लॉक कहीं ना कहीं रुक जाती है, और आपको भी पता है Cu इज एन एक्सेप्शन, तो 4s1 होता है और 3d 10 होता है, ये आपको पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया भी था आई गेस। पर यहाँ पे मैंने बोला है प्लस चार्ज, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा, ये भी आपको बताया था। 3d 10 से तो नहीं निकलेगा, फिर तो 3d 9 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा, दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पॉसिबल क्या होगा, 4s से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बचेगा क्या, 3d 10 बच जाएगा, 4s तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, लेकिन कॉपर जो है, अगर मैं इसका 4s 0 कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अगर 4s 0 कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें सब पेयरिंग हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की। मैंने गलती से इसमें एग्जाम्पल ले लिया, पर ये डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल था, गलती से मैंने इसमें ले लिया, मुझे बाद में पता चला कि मैंने पैरामैग्नेटिक का टॉपिक लिया था। अच्छा, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ, अब इसको वापस डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में लाने के लिए क्या करना चाहिए, आप खुद का दिमाग लगाओ। आप यहाँ पे 2 भी तो लिख सकते हो, 2+,
है ना, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d रेंज से निकाल दिया, तो ये हो गया ना पूरा मस्त अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा अपनी तरह से, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पर एक याद रखना, ऑक्सीजन जो है वो दिखता डायमैग्नेटिक है, होता पैरामैग्नेटिक है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो मैंने इसका एग्जांपल लिया। बाकी आप TiO, CuO2 ऐसे भी एग्जांपल्स ले सकते हो। इतना एग्जांपल काफ़ी है, इससे ज़्यादा एग्जांपल्स आप खुद से भी डिटरमाइन कर ही सकते हो। अब दोस्त बस 3 टॉपिक बाकी है। क्या बाकी है? 3 टॉपिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तीनों में आपको अरेंजमेंट देखना है, किस चीज़ का, तीनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, डोमेन का डिफरेंस है, ठीक है ना, तीनों में डोमेन का डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त अब बस 3 ही टॉपिक बाकी है, एक है डोमेन, डोमेन तो हम पढ़ेंगे, एक है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। इन तीनों में किस चीज़ का फर्क है? डोमेन का फर्क है। तो डोमेन एक्चुअल में है क्या? ये वेबसाइट वाला डोमेन नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा प्यारा सा डोमेन है जो हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर की बात बताती है। तो डोमेन क्या है? आप डोमेन का डेफिनेशन लिखे, डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन ये बताता है कि डोमेन होता क्या, इसका ये बताता है छोटे से एरिया में आयंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब व्हेन टाइनी आयंस got accumulated in a small area या small region are called as domain, ठीक है ना। तो इसका मतलब, अच्छा, आर कॉल्ड एज डोमेन नहीं, इस डोमेन पूरी तरह से मैंने डेफिनेशन क्लियर नहीं किया। जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक छोटे से रीजन में, तो क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की क्रिएशन की पहले मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज का एग्जांपल दिया कि न्यूक्लियस किस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमती है और न्यूक्लियस का चार्ज होता है। ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के केस में पॉसिबल है, पर ये फेरोमैग्नेटिक है भाई, जमाना चेंज हो गया फेरोमैग्नेटिक में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डोमेन के रूप क्रिएट होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस तरह से जनरेट होती है इन अ स्मॉल रीजन। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर जनरेटेड प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है ना। अच्छा, डोमेन के कितने, डोमेन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, सिंगल अपर एरो, ओके। अच्छा, अब आप अच्छे से फेरोमैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। तो देखो दोस्त, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी बिल्कुल डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जैसा ही है, पर बस इतना डिफरेंस है कि फेरोमैग्नेटिक एंड जो है फेरीमैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? ड्यू टू डोमेन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी ज़्यादा है? फेरोमैग्नेटिक की, फिर किसकी है? एंटी फेरीमैग्नेटिक की, और तीसरी किसकी है? एंटी फेरोमैग्नेटिक की, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है? अच्छा, इसका आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है? इसका आंसर छुपा हुआ है डोमेन में। अब भी कि अभी मैं आपको डोमेन लिख के देती हूँ, आप इसको जस्ट नोट डाउन कर लो, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा आपको कभी पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ डोमेन और डोमेन इसका समझाएंगे कि डोमेन किसका है और उसका एग्जाम्पल जस्ट इतना ही पूछेंगे। हाँ, तो फेरोमैग्नेटिक का आप किसका लिखो? एंटी फेरोमैग्नेटिक का, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक का डोमेन देखो कैसा होता है। इनमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं ना, ये एक ही जगह अलाइंड होते हैं, दैट इज वाई दे आर हैविंग मोर मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन, ओके ना, मोर अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अच्छा, फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, अगर दूसरा भी ऊपर हो सकता है कभी कभी, एक नीचे, मतलब थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिक जैसा, मीडियम टाइप का। ज़्यादा देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। तो मतलब थोड़ा बहुत ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाती है, ठीक है ना। ये मीडियम लेवल का है, इंटरमीडिएट। और ये पूरा बिगिनर लेवल का, इसमें कुछ नहीं है, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि इनमें ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना काफ़ी है समझाने के लिए। अपर एरो लोअर एरो, अपर एरो लोअर एरो, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो जीरो होती है क्योंकि कट जाती है। ओके, एंटी से समझ में आ रहा है? एंटी मतलब नहीं, तो पूरा का पूरा जीरो। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिखाता है ये मैग्नेटिक फील्ड। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स क्या है? फीकोनी। ओके, अच्छा। एंटी फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स के देखो, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल रखो मन्नू। मन्नू नाम का एक लड़का है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो डेट इज वाई ही इज अ एंटी फेरोमैग्नेटिक बीइंग। तो मन्नू ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, और फेरीमैग्नेटिक की बात करें तो इन दोनों का मिक्सचर कर दो, जैसे Fe, तो ऐसे कर दो Mn Fe3O4, Fe3O4, इसका और इसका मिक्सचर कर दिया हमने। अच्छा, और भी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो MnFeO4, ठीक है ना, MnFeO4 या फिर Fe3O4। ये MnFeO4 में क्या होता है आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इसके चार्जेस के बारे में आपको पता चल जाएगा, इसमें कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं। या तो 7 चार्ज आपको इसमें दिख जाएगा, 7 चार्ज कैरी कर सकता है वो। ओके, तो इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो पढ़ते रहो और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।